जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र का तीसरा दिन, भविष्य के रोडमैप पर चर्चा। बीते कल सीएम ने बताया था विजन प्लान। देहरादून में प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन, सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल। निवेश को बढ़ावा देने और प्रवासियों को अनुभव का लाभ उठाना है उद्देश्य। चमोली में 6वें राज्य वित्त आयोग की बैठक, जनप्रतिनिधियों ने विकास कार्यों के लिए दिए सुझाव। जीएसटी प्रतिपूर्ति की व्यवस्था पर दिया जोर। देश में बाघों की गिनती की तैयारियां, उत्तराखंड के राजाची राष्ट्रीय उद्यान में होगी ट्रेनिंग। वन अधिकारियों को दिया जाएगा खास प्रशिक्षण। उत्तराखंड में के 5 जिलों में बारिश, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने से बड़ी ठंड। मैदानी क्षेत्रों में छाया कोहरा, वाहन चालकों को परेशानी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र का तीसरा दिन रहा। तो वहीं चमोली जिले में मंगलवार को 6वें राज्य वित्त आयोग की बैठक जिला पंचायत सभागार में आयोजित की गई। बैठक के दौरान जनपद के जनप्रतिनिधियों, विभागीय प्रतिनिधियों और राज्य वित्त आयोग के विशेषज्ञों से चर्चा की गई। बैठक आयोग के अध्यक्ष एन रविशंकर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक का शुभारंभ पर अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश ने आयोग अध्यक्ष एन रविशंकर, साथ ही सदस्य पीएस जंगपांगी और डॉक्टर एमसी जोशी का स्वागत किया। जिसके बाद जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी द्वारा जिला पंचायत के कार्य प्रणाली के बारे में पीपीटी के माध्यम से विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई गई। तहसील देवाल के ब्लॉक सभागार में जिलाधिकारी गौरव कुमार की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन हुआ। कुल 124 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से अधिकांश का निस्तारण मौके पर ही किया गया। शेष शिकायतों पर जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को प्राथमिकता से कार्रवाई के निर्देश दिए। क्षेत्रवासियों ने सड़क, पेयजल, बिजली, राशन कार्ड, श्रम कार्ड, आपदा प्रभावितों की समस्याओं और नंदा देवी राजजात यात्रा मार्ग के सुधार से जुड़ी शिकायतें दर्ज कराईं। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, लापरवाही पर ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने और सॉलिड वेस्ट प्रबंधन में सुधार के निर्देश दिए। शिकायतें प्राप्त हुई हैं। मुख्यतः 3 से 4 विभाग हैं जिनकी ज़्यादा शिकायतें हैं, या ये भी कह सकते हैं इसमें कुछ डिमांड भी है। जल जीवन मिशन की काफ़ी शिकायतें हैं, तो उनसे भी मेरा एक अनुरोध भी रहेगा और निर्देश भी रहेगा कि इसमें भैया प्रायोरिटी से एक बार एक प्रकरण को देख लीजिए कि क्या प्रकरण है। और आप इस क्षेत्र में आज आए हैं तो अवश्य रूप से फील्ड जरूर देख कर आइए। कुछ गाँवों का विजिट सभी लोग करके आए।
स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रुड़की में 2 अस्पतालों पर छापेमारी की, जहां सुनहरा रोड स्थित कैलाश नर्सिंग होम और मां जच्चा बच्चा हॉस्पिटल में खामियां मिलने पर दोनों के ऑपरेशन थिएटर सील कर दिए गए। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम रामनगर स्थित मेट्रो सिटी हॉस्पिटल और मैक्स हेल्थ केयर पहुंची और दोनों के ऑपरेशन थिएटर भी सील कर दिए गए। एसीएमओ डॉक्टर रमेश कुंवर के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई के दौरान कई अस्पतालों का निरीक्षण किया गया। विभाग को लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी और कुछ अस्पताल बिना दस्तावेजों और लाइसेंसों के संचालन कर रहे हैं, जिसके बाद ही कार्रवाई की गई। संज्ञान में आता है तत्काल कार्रवाई की जाती है उस पर। यदि आती है तो नियम अनुसार जो भी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। और उनका आईसीयू बंद किया गया था, आईसीयू रोटी बंद की गई थी, एडिशनल गए हुए थे जांच करने के लिए। देश के सबसे मशहूर नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट में एक गाइड की गैर जिम्मेदाराना हरकत ने सबको हैरान कर दिया। विदेशी मेहमानों के साथ हुई ये घटना अब सोशल मीडिया पर बड़ा विवाद बन चुकी है, जिसके बाद पार्क प्रशासन को तत्काल एक्शन लेना पड़ा है। मामला कॉर्बेट की बिजरानी जोन का बताया जा रहा है, जहां सफारी के दौरान एक गाइड ने न सिर्फ अपने कर्तव्यों की अनदेखी की, बल्कि विदेशी टूरिस्टों को तंबाकू ऑफर कर दिया। देश विदेश के टूरिस्ट और वाइल्ड लाइफ प्रेमी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कई लोगों ने लिखा कि ऐसी घटनाएं भारत की पर्यटन छवि को नुकसान पहुंचाती हैं। शिकायत के बाद कॉर्बेट पार्क प्रशासन भी तुरंत हरकत में आया। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर साकेत बड़ोला से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा, मामला हमारे संज्ञान में आया है, हमने इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं। जिला मुख्यालय चंपावत में रविवार को हुए विवाद के बाद बंद मुस्लिम समाज की दुकानें आज फिर से नियमित रूप से खुल गई हैं। मंगलवार को मुस्लिम समाज के व्यापारियों, व्यापार संघ पदाधिकारियों और हिंदूवादी संगठनों की बैठक में ये समझौता हुआ। इसमें तय किया गया कि सभी दुकानें सामान्य रूप से खुलेंगी। मुस्लिम व्यापारियों ने नियम कानूनों का पालन करने का आश्वासन दिया और कहा कि यदि समुदाय का कोई व्यक्ति गलत कार्य करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। समझौते के बाद दोनों पक्षों में आपसी सौहार्द बहाल हुआ और बाजार में सामान्य स्थिति लौट आई। उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि आगे से जो भी कोई ऐसी घटना होती है तो उसमें वो यहाँ से जो भी दुकानदार या जो भी व्यक्ति पाया है वो यहाँ से पूरा सपरिवार जिले से बाहर चला जाएगा। और ये हमारे प्रतिनिधि ये बैठे थे विश्व हिंदू बजरंग दल के, उनके सब के उसमें ये निर्णय लिया गया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उधम सिंह नगर के किच्छा स्थित सिरौली कला में नगरपालिका चुनाव अब तक राज्य सरकार के द्वारा नहीं कराने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की एकल पीठ ने सरकार से पूछा है कि जब मानकों के अनुरूप पूरी प्रक्रिया एक साथ संपन्न हो गई थी तब इसका चुनाव एक साथ क्यों नहीं कराया गया, जबकि पूर्व में ही राज्य निर्वाचन आयोग ने क्षेत्र का डी नोटिफिकेशन करके वोटर लिस्ट दुरुस्त करके राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी थी। उसके बाद भी उस रिपोर्ट पर कोई निर्णय राज्य सरकार के द्वारा नहीं लिया गया। अगली तिथि तक राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर अपना जवाब प्रस्तुत करें। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के प्रेम मंदिर रोड पर स्थित अवसर पगड़ी हाउस में देर रात भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया।
कपड़े और पगड़ियों की दुकान होने के कारण आग तेजी से फैली और कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया। आग लगने से दुकान के अंदर रखा लाखों का सामान जलकर खाक होने की आशंका है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दमकल विभाग के मुताबिक अभी तक आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है, लेकिन शॉर्ट सर्किट को प्राथमिक वजह माना जा रहा है। देश में होने वाली बाघों की गिनती की तैयारियां जोरों पर हैं। वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया इसके लिए फॉरेस्ट अधिकारियों को ट्रेनिंग देगा, जो उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व में 18 से 20 नवंबर के बीच आयोजित होगा। देखिए खास रिपोर्ट। देश भर में बाघों की गणना की तैयारी तेज हो गई है। उत्तराखंड में देहरादून का भारतीय वन्य जीव संस्थान 2026 में होने वाली बाघों की राष्ट्रीय व्यापी गणना से पहले वन अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए तैयार है। इस बार मास्टर ट्रेनरों को तैयार करने के लिए प्रशिक्षण शिविर राजाजी टाइगर रिजर्व में 18 से 20 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। देखिए, जो एनटीसी के द्वारा ये ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन किया जाता है 2026, वो इस वर्ष उसके लिए ट्रेनिंग प्रस्तावित है। ये ट्रेनिंग जो है 18, 19 और 20 नवंबर में राजाजी टाइगर रिजर्व के द्वारा करवाई जानी है। और ये नॉर्थ जोन की जो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन होगा उसके लिए ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स का कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। इसमें कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से डीडी और जो कालाघाट टाइगर रिजर्व डिवीजन है उनसे डीएफओ सर, और साथ में जो हमारे जेआरएफ्स हैं और एसडीओज हैं वो भी इस ट्रेनिंग में प्रतिभाग करेंगे। और जो ट्रेनिंग में इनको जो प्रशिक्षण प्राप्त किया जाएगा उसको यहाँ आके उनको जो लोकल स्टाफ है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और इसके हिसाब से फिर बाघ गणना आयोजित की जाएगी। प्रशिक्षित होने के बाद अधिकारी और शोधकर्ता अपने प्रभागों में कैमरा ट्रैप सर्वेक्षण करेंगे। इससे बाघों की मौजूदगी, आवाजाही और उनकी संख्या के बारे में सटीक डेटा मिलेगा। बाघों की पहचान उनके खास स्ट्राइप पैटर्न यानी धारियों के पैटर्न से करने के लिए कैमरा ट्रैप तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे देश भर के बाघों की वास्तविक संख्या और वितरण क्षेत्र का सही आंकड़ा सामने आता है। तो चलिए वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। पाली ब्यावर पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे पर हादसा हुआ है। बेकाबू कार डिवाइडर से टकराकर ट्रक से भिड़ी। इस वक्त की बड़ी खबर, हादसे में कार सवार चालक जिंदा चला है। इस वक्त की बड़ी खबर ये बता रहे हैं आपको। ट्रक चालक घायल हुआ है अस्पताल में, जिसे भर्ती कराया गया है। खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ देसूरी से संवाददाता प्रहलाद सिंह चारण फोन लाइन पर जुड़े हैं। प्रहलाद, ये क्या कुछ पूरी घटना हुई है और क्या कुछ उस पर अभी अपडेट है? लीजा, मैं आपको बता दूं, ये ब्यावर पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे की घटना है, जहाँ सुबह करीब 7 बजे एक बेकाबू जो स्कॉर्पियो कार है वो रॉन्ग साइड जाके एक मिनी ट्रक से टकरा जाती है, जिसमें आग लग जाती है और जिसमें कार का ड्राइवर जिंदा जल जाता है और साथ ही जो ट्रक का ड्राइवर है वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। सूचना पर एंदा पुलिस मौके पहुंचती है और जो घायल है उनको अस्पताल पहुंचाते हैं और हाईवे पर जो यातायात रुका कर एक बार जो है व्यवस्था को सुधार करने में लगी। जानकारी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए सीधा आपको ले चलते हैं उत्तराखंड में, जहां पर विधानसभा का विशेष सत्र का तीसरा आज दिन है। सदन में कार्यवाही जारी है, आप भी देखिए। हम देश के वे पहले ऐसे राज्य बने जिन्होंने महिलाओं के हित में ऐसा निर्णय किया है जो सामाजिक सुधार के दृष्टिगत बहुत जरूरी था। इससे पहले कभी किसी ने ऐसा चिंतन नहीं किया जो पूरे देश के लिए भी उत्तराखंड या देवभूमि एक नज़ीर के रूप में हमने देखा है। नज़ीर के रूप में ये कि हमारे राज्य ने, धामी जी की सरकार ने समान नागरिक संहिता लाते हुए समान नागरिकता होने का अधिकार महिलाओं को भी दिया है। जहां वैवाहिक उम्र का निर्धारण, जहां संपत्ति का अधिकार, जहां कई विवाह न करने का अमानवीय व्यवहार, उसको इसमें जगह दी गई है, उसको कानूनी रूप दिया गया है। महिलाओं को समांतर लेकर आया गया है। महिलाओं को मानव स्वरूप उनके साथ व्यवहार करने का, उनके अधिकार को जो है वो सुनिश्चित किया गया है। इसके लिए सदन के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत अभिवादन और बहुत धन्यवाद करती हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी, विजन 2047 के दृष्टिगत महिला सशक्तिकरण विभाग ये सोचता है कि आने वाला समय जब 2047 हो, ये आने वाला समय जब हम अपने प्रदेश के 50 वर्ष को पूर्ण करते हो, गोल्डन जुबली की ओर हूँ, तो मैं और ये सदन इस बात की कल्पना को पूर्ण होते हुए देखना चाहेंगे कि लैंगिक असमानता महिला और पुरुष के बीच में वो खत्म हो, वो समाप्त हो। सर्वसमावेशी एवं तकनीक आधारित सेवाएं प्रदान करने की विभाग का संकल्प है। पोषण हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो एवं सुरक्षा के क्षेत्रों में अंतर विभागीय अभिसरण को सुदृढ़ कर जीवन चक्र पद्धति से बालिकाओं और महिलाओं को सशक्त किया जाएगा। जेंडर बजटिंग द्वारा महिला नेतृत्व आधारित विकास के मॉडल को प्रोत्साहित किया जाएगा। महिला स्वयं सहायता समूहों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की धुरी के रूप में विकसित किया जाएगा। श्रम बल में महिलाओं का सहयोग 50% किया जाएगा। सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण ट्रैकिंग सिस्टम का पूर्ण डिजिटल रूपांतरण करते हुए कुपोषण मुक्त उत्तराखंड बनाया जाएगा। बालिकाओं एवं किशोरियों के लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता को बढ़ावा देते हुए बाल विवाह मुक्त एवं महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से मुक्त उत्तराखंड बनाया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, भारत सरकार के सहयोग से उत्तराखंड राज्य अमृतकाल में सशक्त नारी, सशक्त परिवार, सशक्त राज्य की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में मजबूती से अग्रसर है। माननीय अध्यक्ष जी, इन 25 वर्षों के यात्रा में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा भी महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, अत्यंत हर्ष के साथ में अवगत कराना है कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण तथा खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन में राज्य गठन के 25 वर्षों के पश्चात उल्लेखनीय प्रगति हुई है। राज्य गठन के समय जहां स्वास्थ्य सुविधाएं सीमित थीं, वहीं आज प्रदेश में नागरिकों को गुणवत्तापूर्वक, सुलभ एवं आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं तथा उच्च कोटि की चिकित्सा शिक्षा भी प्रदान की जा रही है। विभाग का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों, महिलाओं एवं बच्चों के लिए बेहतर स्तर की स्वास्थ्य देखभाल और जन सामान्य को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। माननीय अध्यक्ष जी, भारत सरकार के सर्वे 2023। तो चलिए अब यहाँ से सीधा आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ की ओर, जहां पर 72 परिवारों को फ्लैट आवंटन का आज कार्यक्रम है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय मौजूद हैं, संबोधित कर रहे हैं। आप भी सुनिए। इन जरूरतमंदों को प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप एक एक आवास उपलब्ध करवाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं कार्तिक पूर्णिमा की पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देते हुए, जो लाखों की संख्या में श्रद्धालु अलग अलग नदियों में, सरोवरों में स्नान कर रहे हैं, गढ़मुक्तेश्वर में, टिगरी में,
सुखतीर्थ में, बदायूं में, प्रयागराज में, काशी, अयोध्या और अन्य सभी पवित्र नदियों में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आज स्नान करके पुण्य का भागीदार बन रहा है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस अवसर पर लखनऊ में एक कुख्यात माफिया से खाली कराई गई भूमि पर इन लाभार्थियों को आवास आवंटन के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा हूं। मैं प्रदेशवासियों को कार्तिक पूर्णिमा की और आवास प्राप्त करने वाले सभी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज का ये कार्यक्रम केवल एक कार्यक्रम नहीं है, ये अपने आप में एक संदेश भी है कि अगर किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी सार्वजनिक संपत्ति की और किसी सरकारी भूमि पर किसी माफिया ने, किसी अपराधी ने कब्जा किया तो उसका यही हाल होगा जो यहां पर हम लोगों ने किया है और वही हाल होगा जो प्रयागराज में इससे पहले हम लोगों ने किया है। बहनों और भाइयों, ये लखनऊ की सबसे प्राइम लोकेशन है, सबसे प्राइम लोकेशन। एक आवास जिसे एलडीए ने 10,70,000 में उपलब्ध करवाया है, अगर मार्केट रेट के हिसाब से इसको देखा जाए तो ये कम से कम 1 करोड़ में पड़ती यहां पर। लेकिन रियायत करते हुए मेरी इच्छा थी कि जब माफिया से खाली करवाएंगे तो माफिया से खाली कराने के बाद हम इस लैंड पर गरीबों का आशियाना बनाएंगे, क्योंकि माफिया से खाली होगी तो गरीब का आशियाना ही उसमें बनना चाहिए। और ये उन लोगों के लिए भी संदेश है जो लोग माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं, उनके कब्र में जाकर के फतिया पढ़ते हैं, उन माफिया को गले लगा करके गरीबों का शोषण करते हैं या करवाते रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में तो नहीं कर पाएंगे, उत्तर प्रदेश की जनता तो उनकी असलियत समझ चुकी है, इसलिए उनको जवाब देती है। लेकिन ये सभी जगहों के लिए बराबर लागू होता है। ये माफिया किसी के नहीं है, ये पेशेवर अपराधी किसी के नहीं है, ये हर गरीब का शोषण करते हैं, ये हर व्यापारी का अपहरण करके प्रॉपर्टी बनाते हैं और सामान्य नागरिकों के लिए, बहन और बेटियों की सुरक्षा के लिए इनके गुंडे, इनके गुर्गे हमेशा खतरा पैदा करते रहे हैं। और इसीलिए जब 2017 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे उत्तर प्रदेश में सेवा का अवसर दिया तो हमने पहले दिन ही तय किया था कि उत्तर प्रदेश की जो छवि है इसको बदलना है। उत्तर प्रदेश के बारे में जो नकारात्मक छवि देश और दुनिया में है इसको हमें बदलना होगा। और इसके लिए अपराध और अपराधियों के प्रति, माफिया और माफिया प्रवृत्ति की किसी भी प्रकार के कृत्यों के प्रति हमें जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करना होगा। और आपने देखा होगा पिछले 8.5 वर्ष में बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके अनवरत रूप से ये कार्रवाई चली है। और मैं उन लोगों से जो अब भी इन माफियाओं के साथ सहानुभूति रखते हैं उन सब से कहूंगा कि वे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अपने संगठन, अपनी संस्थाओं की अपूर्णीय क्षति कर रहे हैं। याद करिए, ये वे ही माफिया हैं जो माफिया भारत के संविधान का अपमान करते थे, कानून की ध्वजियां उड़ाते थे। इनके
अभी के इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।